नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम यूपी एमआरसी इलेक्ट्रिकल मेंटेनर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज को मैं डेली कंटिन्यू करूं और बाकी सारे इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन को भी डेली कवर करूं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द हाइट ऑफ द स्विच बोर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल शुड बी। स्विच बोर्ड की ऊंचाई जमीनी स्तर से कितनी होनी चाहिए? ए 2.5 मीटर, बी 1.5 मीटर, सी 0.5 मीटर एंड डी 3.5 मीटर। दोस्तों हमें इंटरनल वायरिंग करते हुए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को फॉलो करना पड़ता है और उसके कुछ रूल हम अभी देख लेते हैं। जैसे कि वायर साइज, हम ज़्यादातर दो वायर का यूज़ करते हैं, एक होती है कॉपर और दूसरी होती है एल्यूमिनियम। जो कॉपर का मिनिमम वायर साइज होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड 1.75 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो इसका जो मिनिमम साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इक्विपमेंट प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मीटर बोर्ड को ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। और अगर हम कुंडिट केसिंग लगा रहे हैं तो वो केसिंग को हम ग्राउंड मीटर से 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाएंगे। स्विचेस को हम ग्राउंड मीटर से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाएंगे। सॉकेट आउटलेट को हम 0.25 मीटर से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाएंगे और लाइट फिक्चर्स को हम 2 से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाएंगे। अगर हम बात करें सर्किट लिमिटेशन की तो एक सर्किट में हम कितनी ज्यादा कनेक्शन कर सकते हैं उसको भी इंडियन स्टैंडर्ड्स ने लिखा हुआ है। तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम एक सर्किट में टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकते हैं 10। इस 10 कनेक्शन में आपके बल्ब भी हो सकते हैं, आपके फैन भी हो सकते हैं और भी कोई इक्विपमेंट हो सकता है। और एक जो सर्किट होगा या एक लोड होगा वो 800 वाट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में स्विच बोर्ड की हाइट पूछी गई थी। ग्राउंड मीटर से स्विच बोर्ड की हाइट कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए दोस्तों 1.5 मीटर। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल पर्टेन टू जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। निम्नलिखित में से कौन सा नियम भारत विद्युत नियम 1956 के तहत सामान्य सुरक्षा आवश्यकताओं से संबंधित होता है? ए रूल 29 टू 66, बी रूल 29 टू 56, सी रूल 29 टू 36 एंड डी रूल 29 टू 46। दोस्तों सामान्य सुरक्षा नियम आते हैं रूल 29 से 46 तक के बीच में। अब हम इन रूल को एक एक करके पढ़ भी लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा रूल कब वो दे दे। तो दोस्तों रूल नंबर 29 हमें ये बताता है कि हमें सारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन को या सारे उपकरणों को अच्छे से सीज करना पड़ेगा, यानी कि उनको बॉक्स में अच्छे से लगाना पड़ेगा, उनको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना पड़ेगा और उनकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। और इन सब प्रोसेस को करते हुए हमें BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का पालन भी करना होगा, क्योंकि जो भी हम इक्विपमेंट ले रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये बताता है हमें रूल नंबर 29। रूल नंबर 30 क्या बता रहा है? रूल नंबर 30 बोल रहा है सप्लायर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन। यानी कि हमारे यहाँ सप्लायर कौन होता है? हमारे यहाँ सप्लायर होता है गवर्नमेंट एजेंसी। आपके में हो सकती है UPPCL, कहीं हो सकती है UPCL। तो ये क्या है? सप्लायर लाइन है। ज्यादातर हमारे यहाँ गवर्नमेंट एजेंसी होती है और कई अदर स्टेट में आपकी प्राइवेट एजेंसी भी होती हैं। तो जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो अपनी सप्लाई लाइन की खुद जिम्मेदार होगी, यानी कि जो ट्रांसमिशन कर रही है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, उसकी जिम्मेदारी उपभोक्ता पे नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी सप्लायर पे होगी। कंज्यूमर हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक प्रिकॉशन फॉर सेफ कस्टडी ऑफ इक्विपमेंट एंड मेंटेन देयर ऑन इंस्टॉलेशन। और एज अ कंज्यूमर हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है कि हम जो भी इक्विपमेंट को यूज करें, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज करें, उसको सुरक्षा के तहत यूज करें और अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की रख रखाव और उससे सावधानी बरतें। रूल नंबर 31 बताता है आपको कट आउट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑल सर्विस लाइन एक्सेप्ट अर्थिड कंडक्टर एट एक्सेसिबल लोकेशन विद इन कंज्यूमर प्रीमिसेस एंड ऑन कॉमन सर्विस लाइन फॉर मल्टीपल कंज्यूमर। दोस्तों रूल नंबर 31 ये बता रहा है कि हमें हर सर्विस लाइन के कंडक्टर पर न्यूट्रल और अर्थिड लाइन को छोड़कर कट आउट प्रोवाइड करना जरूरी है, ताकि दोस्तों अगर हमें एक लोकेशन से ज्यादा लोकेशन पर इलेक्ट्रिसिटी को भेजना पड़े तो कट आउट से क्या होता है कि इनकेस कोई फॉल्ट आता है तो केवल उस लोकेशन की आपकी बिजली जाएगी, बाकी लोकेशन में आपकी बिजली आपूर्ति समांतर चलती रहेगी। दोस्तों रूल नंबर 32 ये बता रहा है हमें कि हम अर्थ और न्यूट्रल वायर को इजीली आइडेंटिफाई कर सके फ्रॉम लाइव कंडक्टर्स, और अर्थ और न्यूट्रल वायर में कोई भी स्विच और कटआउट नहीं लगाए जाएंगे, जो कि रूल नंबर 31 में ऑलरेडी बता दिया गया था। रूल नंबर 33 क्या बता रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यानी कि ज्यादातर हाउस होल्ड पर्पस के लिए सप्लायर को अर्थिड सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। पर दोस्तों अगर बात करें हाई वोल्टेज की और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की तो कंज्यूमर को अपने खुद से अर्थिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। रूल नंबर 34 बता रहा है अगर कोई भी बेयर कंडक्टर है यानी कि कोई नंगा तार है वो लोगों की पहुंच से दूर होना चाहिए और इसमें एक स्विच लगा होना चाहिए जो उसकी पावर को तुरंत बंद कर दे। रूल नंबर 35 क्या कह रहा है कि जहां भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो या हाई वोल्टेज हो वहां पे डेंजर नोटिस होना चाहिए आपकी अपनी मातृभाषा में। वो हिंदी में भी हो सकता है, वो आपका इंग्लिश में भी हो सकता है, वो आपका तमिल में भी हो सकता है, वो आपका गुजराती में भी हो सकता है। जिस भाषा में जिस लोकल लैंग्वेज में आपको समझ आ रहा है उस लोकल लैंग्वेज में वहां पे
डेंजर का नोटिस होना चाहिए। रूल नंबर 36 क्या बता रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन पे काम करते समय आपको सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखना होगा, जैसे कि सेफ्टी ग्लव्स हो गए, सेफ्टी डिवाइस हो गए, इन सब चीजों को आपका प्रॉपर ध्यान रखना होगा। रूल नंबर 37 बता रहा है कि अगर हम कोई सा भी व्हीकल यूज कर रहे हैं या कोई सी भी क्रेन यूज कर रहे हैं जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई से चल रही है, उसमें एक स्विच होना चाहिए जो वोल्टेज को तुरंत ही कट डाउन कर दे। दोस्तों रूल नंबर 38 बता रहा है कि जो भी हम फ्लेक्सिबल केबल यूज कर रहे हैं या जो भी पोर्टेबल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसका इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए और उसमें कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 39 है अंडरग्राउंड केबल्स के लिए। तो उसमें क्या बताया गया है, जो भी अंडरग्राउंड इंसुलेटेड लाइन है उसमें अगर बिटुमिनियस मटेरियल का यूज हुआ है तो उसको प्रॉपर्ली सील होना चाहिए ताकि कोई भी गैस फ्लो ना हो सके, और उन लाइन का पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी होना जरूरी है। रूल नंबर 40 ये बता रहा है कि कोई भी स्ट्रीट बॉक्स है या इसको कह सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल बॉक्स है उसके आसपास गैस लाइन नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई भी पानी का खतरा नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी मॉइस्चर या बारिश की वजह से उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। और जो भी इलेक्ट्रिकल बॉक्स है उस पर क्लियर मेंशन होना चाहिए कि ये बॉक्स हाई वोल्टेज का है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का है। तो रूल नंबर 41 बता रहा है कि जो भी सर्किट या जो भी ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं सच एज जंक्शन बॉक्स, उसमें उसकी वोल्टेज रेटिंग क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। रूल नंबर 42 बता रहा है हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को उसकी लिमिट से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए ताकि हम किसी भी अनवांटेड एक्सीडेंट से बच सके। रूल नंबर 43 हमें यह बता रहा है कि जो भी फायर बकेट होती है, आपने देखी होगी एक फायर बकेट होती है जिसमें रेत भरी होती है, उसको जनरेशन स्टेशन, सब स्टेशन और स्विच स्टेशन के पास जरूर रखना चाहिए। और रूल नंबर 43 एक और चीज बता रहा है कि जहाँ पे भी जनरेशन स्टेशन है या सब स्टेशन है वहाँ पे प्रॉपर फर्स्ट एड किट का होना भी अनिवार्य है। रूल नंबर 44 बता रहा है कि हमारे पास एक पोस्टर होना चाहिए जिसमें पूरी जानकारी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में, और वो पोस्टर आपका हिंदी में, इंग्लिश में या आपकी जो भी मातृभाषा है उसमें होना अनिवार्य है। और रूल नंबर 45 क्या बता रहा है कि जो भी आप इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, छोटा मोटा वर्क नहीं, कोई भी आप किसी कंपनी में जाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, उसके लिए आपका प्रॉपर लाइसेंसिंग या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस होना जरूरी है। सो दोस्तों ये थे रूल नंबर 29 से लेकर रूल नंबर 45। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूल नंबर 29 से रूल नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 3 है रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर इज कॉल्ड। शक्ति कारक का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? ए क्यू फैक्टर, बी क्रीस्ट फैक्टर, सी पीक फैक्टर एंड डी फॉर्म फैक्टर। दोस्तों पावर फैक्टर का रेसिप्रोकल कहलाता है क्यू फैक्टर यानी कि क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर को मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, क्वालिटी फैक्टर। और दोस्तों पावर फैक्टर किसका रेशियो होता है? ये रेशियो होता है रियल पावर और अपरेंट पावर। और दोस्तों पावर फैक्टर हमें क्या बताता है कि हम इलेक्ट्रिकल पावर को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। जितनी एफिशिएंटली हम इलेक्ट्रिक पावर को यूज करेंगे उसका पावर फैक्टर उतना ही अच्छा होगा। तो बेस्ट पावर फैक्टर होता है दोस्तों 1। ये किसका होता है? ये रेजिस्टिव सर्किट का बेस्ट पावर फैक्टर होता है क्योंकि इसमें कोई भी इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड नहीं होता है। अगर हम बात करें क्यू फैक्टर की, जैसे कि हमने पहले बताया था कि क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रम होता है पावर फैक्टर के, और ये बताता है कि किसी भी एक सर्किट में या किसी भी एक इक्विपमेंट में कितनी रिएक्टिव पावर कंज्यूम हुई। याद रखना पावर फैक्टर एक्टिव पावर को बताता है और क्वालिटी फैक्टर रिएक्टिव पावर को बताता है। जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर हाई होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव पावर किसी भी सर्किट में कंज्यूम होगी, और जितना कम क्वालिटी फैक्टर होगा उतना ही कम रिएक्टिव पावर किसी भी सर्किट में यूज होगी। यानी कि कम क्वालिटी फैक्टर में आपका सर्किट रेजिस्टिव सर्किट हो सकता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्यू फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट फॉर द गिवन ट्रूथ टेबल। दी गई सत्य तालिका के लिए लॉजिक गेट को पहचाने। ए नैंड गेट, बी एंड गेट, सी नॉर गेट एंड डी और गेट। तो दोस्तों हमें इनपुट दिया हुआ है, जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट हाई है। अगर हमारा एक भी इनपुट लो है उस केस में भी आउटपुट हाई मिल रहा है, लेकिन अगर हमारे दोनों इनपुट हाई है तो उस केस में आउटपुट लो मिल रहा है। तो ये कौन सा गेट होता है? ये होता है नैंड गेट। तो नैंड गेट में अगर कोई सा भी एक इनपुट लो होगा, चाहे वो इनपुट ए हो चाहे वो इनपुट बी हो, अगर दोनों इनपुट भी लो हुए तो उस केस में भी आपका आउटपुट हाई होगा। लेकिन अगर आपके दोनों इनपुट हाई होंगे यानी कि ए और बी आपके दोनों इनपुट हाई है, उस केस में आपका आउटपुट लो होगा। तो 3 केस में हमें आउटपुट इसका हाई मिलता है और एक केस में हमें इसका आउटपुट लो मिलता है। और नैंड गेट किसका अपोजिट होता है? ये एंड गेट का अपोजिट होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नैंड गेट। क्वेश्चन नंबर 5 है वाट मीटर में बी क्लासिफाइड एज। वाट मीटर को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? ए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, बी कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट, सी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड डी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों कार्य के आधार पर उपकरणों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और तीसरा है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? ये केवल वैल्यू को डिस्प्ले करता है। अगर हम किसी भी इक्विपमेंट की रीडिंग को ले रहे हैं तो केवल ये उसकी वैल्यू दिखाएगा। वो वैल्यू आपकी वोल्टेज की भी हो सकती है, वो वैल्यू आपकी करंट की भी हो सकती है, या वो वैल्यू किसी और चीज की भी हो सकती है। तो इसका काम क्या है कि ये आपको रियल टाइम पे उस इक्विपमेंट की वैल्यू दिखाएगा। दोस्तों रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट किसी भी वेरिएशन को कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करते
करते हुए चलता है और ये वेरिएशन किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हो सकता है जिसका ये परमानेंट रिकॉर्ड लेके चलता है। और ये रिकॉर्डिंग ये या चार्ट में करेगा या ये डायल में करेगा, यानी कि ये रिकॉर्डिंग आपकी डिजिटल और एनालॉग दोनों हो सकती है। इसके एग्जांपल है पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर और ईसीजी। और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों जो बताता है किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का टोटल कंजप्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कंजप्शन आपका एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है। ये किसी भी टाइम पीरियड में हम इसका टोटल कंजप्शन निकाल सकते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा था कि कंटिन्यूअस टाइम ड्यूरेशन पे उस चीज को वो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि हम किसी भी टाइम पीरियड पे उस वैल्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, हर वैल्यू को रजिस्टर करते हुए चल रहा है और उस रजिस्टर वैल्यू को हम किसी भी समय अवधि के अनुसार यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं दोस्तों एम्पेयर आवर मीटर, एनर्जी मीटर, किलोवाट एम्पेयर आवर मीटर। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। तो वाट मीटर किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? वाट मीटर दोस्तों इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है नॉलेज ऑफ पीक फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन टेस्टिंग। परीक्षण में पीक फैक्टर का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण होता है? ए फ्रीक्वेंसी, बी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन, सी करंट एंड डी वोल्टेज। दोस्तों पीक फैक्टर की नॉलेज ज्यादातर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन को मेजर करने के लिए की जाती है और दोस्तों पीक फैक्टर से हम ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस का भी पता लगा सकते हैं। दोस्तों डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन टेस्टिंग के टाइम पे जो भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीक वैल्यू ऑफ अप्लाई वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन होगा उतना ही ज्यादा किसी भी वायर का या किसी भी सिस्टम का इंसुलेशन होगा, तो उतने ही ज्यादा वोल्टेज की हमें जरूरत होगी उस इंसुलेशन को ब्रेक डाउन करने के लिए। दोस्तों ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस किसकी वजह से होते हैं? ये हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस की वजह से होते हैं। अब हिस्टैरिसीस लॉस किसकी वजह से होते हैं? ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी में जो चेंजेस आता है उसकी वजह से हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं। दोस्तों ये हिस्टैरिसीस लॉसेस किस पे डिपेंड करते हैं? ये हिस्टैरिसीस लॉसेस पीक वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं। और दोस्तों डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन टेस्टिंग क्या बताता है हमें? दोस्तों डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन टेस्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम कंडक्टर को किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से सेपरेट कर देते हैं जिसकी वजह से जो भी अनवांटेड करंट है, अनवांटेड करंट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीकेज करंट से है। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी लीकेज करंट फ्लो ना कर सके। और इस टेस्टिंग से ये पता लगता है कि कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी वायर कितना ज्यादा वोल्टेज स्ट्रेस ले सकती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है इन अ डीसी मशीन स्पीड इज। डीसी मशीन में गति डैश होती है। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एंड डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ। दोस्तों डीसी मोटर में स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? बैक ईएमएफ के। अब बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है P/Z। याद रखना इस फॉर्मूले को, बहुत बार क्वेश्चन में आता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा। तो बैक ईएमएफ क्या होता है? P/ZN अपॉन में 60A। यहाँ पे Z क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर है, P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स है, फाई क्या है? फ्लक्स है, N क्या है? स्पीड है, A क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, I क्या है? आर्मेचर करंट है। अगर मैं एक ही बात करूँ तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किस पे डिपेंड करते हैं? वाइंडिंग पे डिपेंड करते हैं। वेव वाइंडिंग है या लैप वाइंडिंग है? तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग। आर ए क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आई ए क्या है? आर्मेचर करंट है और वी क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, बैक ईएमएफ P/ZN अपॉन में 60A। तो अगर हम बाकी चीजों को कांस्टेंट रखें, केवल हम यूज करें आपकी स्पीड और फ्लक्स, तो ये कितना हो जाएगा? EB इक्वल्स टू या EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φN। और अगर हम स्पीड निकाल दे इससे तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अब ये इक्वेशन निकल के आई, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करें या फ्लक्स की वैल्यू को कम करें तो उस केस में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हम फ्लक्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इस केस में स्पीड आपकी घट जाएगी, यानी कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, लेकिन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ। इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था स्पीड के बारे में, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ। गलत, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है पोलराइजेशन इंडेक्स इज गिवन बाय। ध्रुवीकरण सूचकांक
सूचकांक डैश द्वारा किया जाता है? ए PI इक्वल्स टू 10 मिनट रीडिंग अपॉन में 1 मिनट रीडिंग, बी PI इक्वल्स टू 10 मिनट रीडिंग अपॉन में 5 मिनट रीडिंग, सी PI इक्वल्स टू 10 मिनट रीडिंग अपॉन में 100 मीटर रीडिंग, एंड डी PI इक्वल्स टू 100 मीटर रीडिंग अपॉन में 1 मिनट रीडिंग। दोस्तों PI यानी कि पोलराइजेशन इंडेक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। दोस्तों पोलराइजेशन इंडेक्स का इस्तेमाल इसलिए करा जाता है ताकि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के इंसुलेशन की जांच कर सके या उसका हेल्थ चेकअप कर सके। तो बेसिकली पोलराइजेशन इंडेक्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम ट्रांसफार्मर के ऑयल का इंसुलेशन टेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि ट्रांसफार्मर के ऑयल में कोई भी एसिडिक कंटेंट तो नहीं गया है, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांसफार्मर के ऑयल में एसिडिक कंटेंट जाएगा उतना ही कम ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन होता चला जाएगा। और दोस्तों ये टेस्ट पोलराइजेशन इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो दोस्तों पोलराइजेशन इंडेक्स में हम क्या करते हैं, हम टेस्ट इंसुलेशन की रीडिंग 1 मिनट में ले लेते हैं। तो उस केस में क्या और होता है दोस्तों, उस केस में कैपेसिटेंस आपका चार्ज हो रहा होता है, यानी कि आपका लीकेज करंट ज्यादा होगा। फिर उसी इंसुलेशन की रीडिंग हम 10 मिनट बाद लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है, कैपेसिटेंस आपका चार्ज हो जाता है, तो लीकेज करंट आपका कम हो जाता है। तो पोलराइजेशन इंडेक्स में हम आमतौर पर जो रीडिंग लेते हैं 1 मिनट में लेते हैं, उसके बाद 10 मिनट में लेते हैं। तो यही इसका फॉर्मूला होता है R10 अपॉन में R1। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मिनट रीडिंग अपॉन में 1 मिनट रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वैल्यू ऑफ पीक फैक्टर फॉर अ साइनसोइडल एसी इज। ज्यावक्रीय एसी के लिए शिखर कारक का मान क्या होता है? दोस्तों पीक फैक्टर को क्रीस्ट फैक्टर भी बोला जाता है, और ये पीक फैक्टर किसका रेशियो होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो होता है अपॉन में RMS वैल्यू का रेशियो होता है। अब RMS वैल्यू क्या होती है दोस्तों, वो होती है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में √2। अब याद रखना इस चीज को, मैंने यहाँ पे VM लिखा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज, पर ये मैक्सिमम वैल्यू जरूरी नहीं है कि वोल्टेज की हो, ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी करंट की भी हो सकती है। तो आपका सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस वहाँ पे वोल्टेज की जगह करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो पीक फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में √2, जो RMS वैल्यू थी VM अपॉन में √2, हमने बस केवल यहाँ पे ये पुट कर दिया है। तो ये इस VM से ये VM कट जाएगा, तो पीक फैक्टर हो जाएगा दोस्तों √2, और √2 का मान क्या होता है 1.414। ऐसी वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, √2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। ऐसी कुछ वैल्यू को आप याद करके चले, ज्यादा बेहतर रहेगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.414। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन आर्मेचर कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ। आर्मेचर कंडक्टर में प्रेरित EMF की दिशा निम्न की सहायता से निर्धारित की जा सकती है। ए लेंज लॉ, बी फैराडे लॉ, सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एंड डी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। दोस्तों राइट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है जनरेटर के लिए, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है मोटर के लिए। तो इस चीज को आप याद रखना। अब जनरेटर में क्या होता है, दोनों केस में हम क्या करते हैं, हम अपनी थंब का इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी 4 फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, और हम अपनी मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट हैंड रूल के केस में थंब इंडिकेट करेगा कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को, और उसके बाद दोस्तों 4 फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली किस डायरेक्शन में होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, और जो मिडिल फिंगर यानी कि मध्य उंगली होगी वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, वो इंड्यूस EMF की डायरेक्शन बताएगी। तो राइट हैंड रूल में जो मिडिल फिंगर होती है वो बताती है इंड्यूस EMF की डायरेक्शन को। अगर हम वही बात करें मोटर की, तो मोटर के केस में थंब डायरेक्शन बताएगी कंडक्टर के मोशन की, 4 फिंगर डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की, मिडिल फिंगर डायरेक्शन बताएगी करंट की। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। दोस्तों आज का पहला पार्ट खत्म हो गया है, कल इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसा कंटेंट और PDF आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।